हेलो दोस्तों, बचपन में आपने अपने गांव, कस्बे या शहर में अपने घर के बड़े बूढ़ों से ये ज़रूर सुना होगा कि यहाँ पर ज़मींदार, जागीरदार या सुल्तान रहते थे और उनके पास बहुत सारी ज़मीनें हुआ करती थी। ये बात तो बिल्कुल सच है कि आज़ादी से पहले इंडिया में बहुत सारे ज़मींदार हुआ करते थे और उन पे खूब सारी ज़मीनें हुआ करती। सच ये भी है कि जहाँ तक निगाहें जाती थी वो ज़मीनें किसी न किसी ज़मींदार की होती थी, लेकिन फिर ये ज़मींदार कहाँ चले गए और इनकी ज़मीनों का क्या हुआ आज़ादी के बाद, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। 17वीं सेंचुरी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उसने लगभग पूरे भारत के सोशल ऑर्डर को चेंज करके रख दिया और बहुत सी ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जिनसे उन्हें यहाँ राजपाट करने में आसानी हो और फ़ायदा भी हो। ऐसी ही एक पॉलिसी थी परमानेंट सेटलमेंट, जिसकी वजह से ज़मींदारी सिस्टम आता है। जो अमीर इंडियन थे उनको ज़मींदारी सिस्टम से बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि उन्हें बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनों का मालिक बना दिया गया। ज़मींदारी सिस्टम में मेन बात थी हेरिडेटरी, मतलब अगर कोई आज ज़मींदार है तो उसके बाद उसका बेटा या उसी के घर से कोई ज़मींदार बनेगा। अब यहाँ पर एक सवाल है कि जो वेस्ट के लोग पूरी दुनिया में घूम घूम के डेमोक्रेसी की बातें करते हैं, तो उस टाइम यही लोग इंडिया में डेमोक्रेसी के खिलाफ क्यों थे? इसकी वजह थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पैसा और टाइम दोनों खर्च नहीं करना चाहती थी। उसे लगता था कि किसी नए आदमी को सारा सिस्टम समझाने से बेहतर है कि हम जो करंट ज़मींदार है उसी के बेटे को या उसी के ख़ानदान से किसी को ज़मींदार बना दें। अब नए ज़मींदारों को ख़ानदानी ज़मीन और पैसा तो मिल ही जाता था, इसके अलावा वो पीजेंट और छोटे किसानों को कंट्रोल करते थे और उनसे टैक्स वसूला करते थे। इस तरह ज़मींदार कॉलोनियल रूल को पैसे से सपोर्ट करते थे। ज़मींदारी सिस्टम की शुरुआत भारत में प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ द रेवेन्यू सर जॉन श्योर की रिकमेंडेशन पर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में किया। इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का मेन मकसद था ब्रिटिशर्स का परमानेंट सेटलमेंट यहाँ के लैंडलॉर्ड्स के साथ, ताकि वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर सके। ज़मींदारों को ब्रिटिशर्स के ऑर्डर थे कि वो एनुअल रेवेन्यू का 89% उन्हें दे और 11% ज़मींदार खुद एंजॉय कर सकते थे। ब्रिटिशर्स के हाई टैक्स का इम्पैक्ट ये होता था कि कुछ ज़मींदार टैक्स की चोरी करते थे और कुछ खुशी खुशी हाई टैक्स ब्रिटिशर्स को दे देते थे, लेकिन एक्चुअल जो हमारे खेतों में किसान मेहनत करते थे उन्हें ये ज़मींदार बहुत एक्सप्लॉइट करते थे, उनके वेजेस नहीं देते थे। यहाँ तक कि उन किसानों को ये ज़मींदार इतना भी अनाज नहीं देते थे कि वो बेचारे 2 वक्त की ठीक से रोटी भी खा सके। इसका एग्जाम्पल आपने मदर इंडिया जैसी फिल्मों में देखा होगा, जहां एक लाला एक लाचार और विधवा औरत को सताता है और उसका खेत और कंगन भी 2 वक्त की रोटी के लिए गिरवी रख लेता है। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हो तो आप इसे YouTube पे फ्री में देख सकते हैं। अब आते हैं टॉपिक पर। ये सिस्टम 100-200 साल तक चलता रहता है, फिर इंडिया में तख्ता पलट होता है। 1947 में ब्रिटिशर्स इंडिया को एक आज़ाद देश बना देते हैं। फिर इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा होता है। इस बंटवारे में कुछ नवाब, ज़मींदार और सुल्तान अपनी ज़मीनें छोड़कर पाकिस्तान चले जाते हैं। दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि 1951 में ही देश के उस वक्त के नेताओं को ये लगने लगा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाहिए, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव का प्रावधान होना चाहिए। उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू 10 मई 1951 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पहला अमेंडमेंट पेश करते हैं। उस बिल में बहुत सारे चेंजेस थे, लेकिन उनमें से एक चेंज था ज़मींदारी अबोलिशन एक्ट। इस एक्ट का मेन मोटिव था बड़े ज़मींदारों से ज़मीनें लेना और उन्हें छोटे किसानों और मजदूरों को देना, देश के वेल्थ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। लेकिन उस वक्त की सरकार ये करने में फेल हो गई, क्योंकि सरकार ने ना तो कोई स्ट्रेटजी बनाई थी और ना ही कोई सिस्टम। बस रातों रात ये कह दिया कि जो जिस ज़मीन पे काम करता है वो ज़मीन उसकी हो गई। अब गवर्नमेंट के इस फैसले से हुआ क्या कि जो बड़े ज़मींदार थे वो देश छोड़ के जाने लगे और जो ज़मींदारों के राइट हैंड थे या जो माफिया की तरह किसानों से काम कराते थे या जो किसानों के ठेकेदार थे, उन्होंने खुद को किसान दिखाकर बहुत सारी ज़मीनें अपने नाम पे रजिस्टर करा ली और जो वाकई किसान और मजदूर थे वो बेचारे फिर वैसे ही रह गए, लैंडलेस। लेकिन ज़मींदारी अबोलिशन एक्ट में भी एक ट्विस्ट था। ट्विस्ट ये था कि जो मुस्लिम ज़मींदारी थी, चाहे वो बिहार हो,
बंगाल हो, हैदराबाद हो या उत्तर प्रदेश हो, इन सब जमींदारियों को सरकार ने फोर्सफुली अबलिश कर दिया। और वहीं जहां हिंदू राजा थे, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे स्टेट्स, वहां गवर्नमेंट ने उनसे लैंड रिकवर नहीं किया। और आज भी उन जमींदारों के वंशज उसी हवेलियों में रहते हैं, उन्हीं खेतों पर आज भी वो अनाज उगवाते हैं और उन्हें बेचते हैं। आज हम अपने देश में देखते हैं कि 80% वेल्थ 20% लोगों के पास है। तो इसकी जिम्मेदार कौन है? आम आदमी है या सरकार है? ये सवाल अपने आप से पूछिए। कल ज़मीनें थी तो सरकार धर्म के नाम पे फेवर करती थी। आज टेंडर है तो आज की भी सरकार वही कर रही है। एक या दो बड़े बिजनेसमैन को पूरे देश का ठेका दे रखा है। तो इससे बेरोजगारी और भूखमरी ही बढ़ेगी। और एक आखिरी बात, मुझे इस बात से कोई गर्व फील नहीं होता कि मेरे देश का एक आदमी वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन है। हमारी पूरी जनता गरीब है और एक आदमी अगर अमीर हो गया तो ये देश के लिए गर्व की बात हो ही नहीं सकती। गर्व की बात तो तब होती जब हमारे देश का एक भी बच्चा भूखा नहीं सोता। जय हिंद।